हजारों साल पहले इंसान सिर्फ जंगलों में भटकने वाला शिकारी नहीं रहा। उसने नदियों के किनारे रहना शुरू किया और टिग्रिस व यूफ्रेटिस नदियों के बीच जन्मी दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया। यहीं पहली बार खेती हुई, नहरें बनी और मिट्टी की ईंटों से पहले शहर खड़े हुए। लेकिन सवाल यह है, इन शहरों में लोग कैसे रहते थे? क्या यहाँ भी समाज अमीर गरीब में बंटा था, ताकतवर और कमजोर में बंटा था? कुछ वैसा ही जैसा बाद में भारत में जाति व्यवस्था के रूप में दिखा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन लोगों को भी भगवान पर विश्वास था, देवी देवताओं पर विश्वास था? आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे करीब 5000 साल पीछे, उसी धरती पर जहां इंसान ने पहली बार सभ्यता बनाना सीखा। बहुत समय पहले, जब ना कोई शहर था, ना कानून था, ना धर्म था और ना ही किसी राजा की सत्ता थी, तब इंसान इस धरती पर सबसे असुरक्षित प्राणी था। उसके पास न तेज दांत थे, ना नुकीले पंजे थे, ना ही किसी जानवर जैसी ताकत थी। फिर भी वह जीवित रहा क्योंकि उसके पास थी सीखने की क्षमता, समझने की क्षमता। शुरुआती इंसान जंगलों में भटकता था, गुफाओं में रहता था और उसका पूरा जीवन सिर्फ एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमता था, आज खाना मिलेगा या नहीं, आज रात जिंदा रहेंगे या नहीं। उस समय इंसान शिकारी, संग्राहक था। वह जानवरों का पीछा करता, जंगली फल और कंद इकट्ठा करता, मौसम के साथ अपनी जगह बदलता रहता। उसके पास कोई स्थायी घर नहीं था, कोई जमीन उसकी नहीं थी, कोई भविष्य की योजना भी नहीं थी। हर दिन एक नई लड़ाई थी, हर रात एक नया डर था। लेकिन इसके बावजूद इंसान ने हार नहीं मानी। उसने पत्थरों से औजार बनाए, लकड़ी और हड्डियों का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे शिकार की रणनीतियां विकसित की। फिर आया वो क्षण जिसने इंसान को बाकी जीवों से अलग कर दिया। आग की खोज। आग सिर्फ गर्मी या रोशनी का साधन नहीं थी, आग सुरक्षा थी, शक्ति थी और बदलाव का संकेत थी। आग ने इंसान को रात का मालिक बना दिया। कच्चे मांस को पकाने से लेकर जंगली जानवरों को दूर रखने तक आग ने जीवन को थोड़ा सुरक्षित बना दिया। लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव यह था कि आग के चारों ओर बैठकर इंसान ने बात करना सीखा। इशारों से भाषा तक की यात्रा यहीं से शुरू हुई। धीरे धीरे इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। पहले कुत्ता, फिर भेड़, बकरी और गाय। यह सिर्फ सुविधा नहीं थी, बल्कि भविष्य की तैयारी थी। लेकिन इसके बावजूद जीवन स्थिर नहीं था, क्योंकि भोजन अब भी अनिश्चित था। बारिश पर कोई नियंत्रण नहीं था। हर मौसम के साथ जगह बदलनी पड़ती थी। और यही इंसान के दिमाग में वो खतरनाक लेकिन क्रांतिकारी सवाल पैदा हुआ, अगर हम हर बार भटकने की बजाय एक जगह टिक जाएं, तो क्या होगा? यह सवाल आसान नहीं था, क्योंकि एक जगह टिकने का मतलब था जोखिम। अगर फसल खराब हो गई तो बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन इसी जोखिम ने इंसान को आगे बढ़ाया। उसने बीज बोने का प्रयोग किया, मिट्टी को समझा, मौसम को पढ़ा और धीरे धीरे खेती की नींव पड़ी। लेकिन खेती किसी एक दिन में पैदा नहीं हुई। यह हजारों साल की सीख और असफलताओं का परिणाम थी। यहीं से शुरू होता है मानव इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन, मानव प्रवास। इंसान अफ्रीका से बाहर निकला और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। कुछ समूह भारत की सिंधु घाटी पहुंचे, जहां आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। कुछ लोग चीन की पीली नदी तक पहुंचे और कुछ लोग उस भूमि तक पहुंचे जिसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी, टिग्रिस और यूफ्रेटिस की घाटी। अब यहां एक सवाल उठता है, आखिर लगभग हर बड़ी सभ्यता नदी के किनारे ही क्यों जन्मी? क्या यह सिर्फ संयोग था या इंसान की समझ का प्रमाण? दरअसल नदियां उस समय जीवन की सबसे बड़ी गारंटी थीं। पानी, उपजाऊ मिट्टी, मछलियां और आने जाने का रास्ता, सब कुछ एक साथ। और टिग्रिस तथा यूफ्रेटिस इन सभी का सबसे शक्तिशाली संगम थी। इन नदियों के किनारे पहुंचकर इंसान ने पहली बार यह महसूस किया
कि वह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर स्थायी जीवन बना सकता है। यहाँ की मिट्टी बाढ़ के बाद और भी उपजाऊ हो जाती थी, लेकिन यह जीवन आसान नहीं था, क्योंकि बाढ़ कभी वरदान बन जाती थी, कभी विनाश। और यही इंसान ने वो काम किया जिसने उसे सच में इंसान बना दिया। उसने प्रकृति को समझने की कोशिश की, प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश की। यहीं से इंसान शिकारी से किसान बना, भटकने वाले समूह से स्थायी समाज बना, और डर में जीने वाला प्राणी भविष्य की योजना बनाने लगा। यह सिर्फ जीवन शैली का बदलाव नहीं था, यह सोच का बदलाव था, क्योंकि अब इंसान सिर्फ आज के लिए नहीं सोचता था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचने लगा था। और यही सोच आगे चलकर दुनिया की पहली सभ्यताओं की नींव बनी। जब इंसान ने एक जगह टिकने का फैसला किया, तब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि वह कहाँ रहेगा, बल्कि यह था कि वह किसके सहारे जिएगा, क्योंकि स्थायी जीवन का मतलब था स्थायी पानी। और इसी जरूरत ने इंसान को नदियों की ओर खींचा। लेकिन हर नदी इंसान के लिए सभ्यता की जननी नहीं बन सकती थी। इसके लिए चाहिए थी ऐसी नदियां जो जीवन भी दे और चुनौती भी दे, और यही भूमिका निभाई टिग्रिस और यूफ्रेटिस ने। दो ऐसी नदियां जो शांत मां की तरह भोजन भी देती थीं और क्रोधित देवता की तरह विनाश भी करती थीं। टिग्रिस और यूफ्रेटिस कोई साधारण नदियां नहीं थीं। ये पहाड़ों से उतरती थीं, तेज बहाव वाली थीं, और हर साल अचानक बाढ़ लाती थी। कभी इतनी तेज कि पूरा गांव बह जाए, कभी इतनी मेहरबान कि खेत सोने की तरह चमक उठे। इन नदियों के किनारे रहना आसान नहीं था, लेकिन इंसान ने यहीं सबसे बड़ा जोखिम उठाया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जहां खतरा बड़ा होता है, वहां संभावना भी उतनी ही बड़ी होती है। और यहीं से शुरू हुआ वो प्रयोग जिसने इंसान को प्रकृति का सिर्फ शिकार नहीं, बल्कि उसका रणनीतिक साथी बना दिया। इन नदियों की बाढ़ हर साल अपने साथ नई उपजाऊ मिट्टी लाती थी, एक ऐसी मिट्टी जिसमें बीज डालते ही जीवन फूट पड़ता था। लेकिन यह वरदान तभी बन सकता था जब इंसान बाढ़ को समझे, और यही वह मोड़ था जहां इंसान ने पहली बार प्रकृति को देखना नहीं, बल्कि पढ़ना शुरू किया। उसने मौसम को नोटिस किया, पानी के स्तर को समझा, और धीरे धीरे यह जान लिया कि कब नदी शांत रहती है और कब उग्र हो जाती है। और यहीं से जन्म हुआ योजना का, प्लानिंग का, जो सभ्यता की पहली पहचान है। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है, अगर बाढ़ इतनी खतरनाक थी तो इंसान ने इसे देवताओं का अभिशाप मानकर यह इलाका क्यों नहीं छोड़ दिया? जवाब छुपा है उसकी बढ़ती समझ में। इंसान ने यह महसूस किया कि अगर वह पानी को मोड़ सके, रोक सके और खेतों तक पहुंचा सके, तो यही बाढ़ उसका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। और इसी सोच ने जन्म दिया मानव इतिहास की पहली सिंचाई प्रणाली को। नहरें खोदी गईं, मिट्टी के बांध बनाए गए, और पानी को पहली बार इंसान के इशारे पर बहने के लिए मजबूर किया गया। यह कोई छोटा काम नहीं था, क्योंकि नहरें बनाने के लिए सामूहिक श्रम चाहिए था, योजना चाहिए थी, और नेतृत्व चाहिए था। और यहीं से समाज के भीतर सत्ता की पहली झलक दिखाई देती है। अब कोई अकेला इंसान फैसला नहीं कर सकता था। अब यह तय होना था कि कौन सी नहर पहले बनेगी, किस खेत को कितना पानी मिलेगा, और अगर विवाद हुआ तो फैसला कौन करेगा। और यहीं से जन्म लेता है प्रशासन, नियम, और अंततः शासन। जैसे जैसे नदियों पर नियंत्रण बढ़ा, वैसे वैसे इंसान का आत्मविश्वास भी बढ़ा। खेतों में जौ, गेहूं की लहरें दिखने लगीं, खजूर के पेड़ स्थायी भोजन का स्रोत बन गए, और पहली बार इंसान को यह भरोसा हुआ कि कल भी खाना होगा। लेकिन यही एक रिटेंशन सवाल है। जब भविष्य सुरक्षित लगने लगता है, तो क्या इंसान ज्यादा शांत होता है या ज्यादा लालची? क्योंकि इतिहास बताता है कि सुरक्षा के साथ साथ प्रतिस्पर्धा भी जन्म लेती है। नदियों के किनारे बसावट बढ़ने लगी, छोटे छोटे गांव बने, और फिर
गांवों के बीच दूरी घटने लगी, लोग व्यापार करने लगे, संसाधन साझा होने लगे और यहीं से संघर्ष भी शुरू हुआ। पानी अब सिर्फ जीवन नहीं बल्कि शक्ति बन चुका था। जिसके पास नहरों का नियंत्रण था वही असली ताकत रखता था। और यही कारण है कि टिग्रिस और यूफ्रेटिस के किनारे बसने वाली सभ्यता सिर्फ कृषि आधारित नहीं बल्कि राजनीतिक सभ्यता भी बनी। यूनानी यात्रियों ने बाद में इस भूमि को एक नाम दिया, मेसोपोटामिया, जिसका अर्थ था 2 नदियों के बीच की भूमि। लेकिन यह नाम सिर्फ भूगोल नहीं बताता, यह उस मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है जहां इंसान 2 ताकतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, प्रकृति और नियंत्रण, स्वतंत्रता और व्यवस्था, डर और महत्वाकांक्षा। धीरे धीरे यह क्षेत्र केवल गांवों का समूह नहीं रहा बल्कि एक सांस्कृतिक क्षेत्र बन गया जिसे आज हम फर्टाइल क्रेसेंट के नाम से जानते हैं, जहां से खेती, शहर, लेखन और कानून जैसी अवधारणाएं दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैली। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, अगर यह भूमि इतनी उपजाऊ थी तो फिर हर सभ्यता यहां टिक क्यों नहीं पाई? क्योंकि उपजाऊ भूमि जितनी जल्दी समृद्ध बनाती है उतनी ही जल्दी संघर्ष को भी जन्म देती है। नदियों ने इंसान को एक और चीज दी, आवागमन का रास्ता। नावों के जरिए लोग सामान और विचार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे और यहीं से मेसोपोटामिया सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति बन गया। लेकिन जैसे जैसे लोग इन नदियों पर निर्भर होते गए वैसे वैसे उनकी कमजोरियां भी इन्हीं से जुड़ती चली गई, क्योंकि अगर नदी ने रुख बदला तो पूरा जीवन बदल जाता था। और यही इस अध्याय का सबसे अहम मोड़ है। नदियां सिर्फ सभ्यता की जननी नहीं थी, वे उसके भविष्य की दिशा भी तय कर रही थीं, क्योंकि जिस दिन इंसान ने नदियों को पूरी तरह काबू में करने का भ्रम पाल लिया उसी दिन उसने अपनी सबसे बड़ी भूल की नींव भी रख दी। लेकिन यह सच्चाई उसे तब समझ में आई जब बहुत देर हो चुकी थी। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो अब आप यह समझ चुके हैं कि मेसोपोटामिया सिर्फ 2 नदियों के बीच बसी एक सभ्यता नहीं थी बल्कि यह इंसान और प्रकृति के बीच हुए पहले बड़े समझौते की कहानी थी। एक ऐसा समझौता जिसने इंसान को सभ्य बनाया, लेकिन साथ ही उसे पहली बार यह एहसास भी कराया कि शक्ति जितनी बड़ी होती है उसकी कीमत भी उतनी ही भारी होती है। अगर यहां तक आप जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि यह कहानी आपको रोक पा रही है। जब इंसान ने नदियों के किनारे रहना शुरू किया तब उसने सिर्फ जगह नहीं बदली थी, उसने अपने पूरे जीवन का तरीका बदल दिया था। क्योंकि अब भोजन किस्मत या शिकार पर नहीं बल्कि जमीन और मेहनत पर निर्भर होने लगा था। और यही वह पल था जिसे हम आज कृषि क्रांति कहते हैं। लेकिन यह कोई एक दिन में हुआ बदलाव नहीं था, यह हजारों साल की कोशिशों, असफलताओं और प्रयोगों का नतीजा था। और यहीं से इंसान ने पहली बार यह समझा कि अगर वह प्रकृति के नियमों को थोड़ा भी समझ ले तो वह अपने भविष्य को खुद लिख सकता है। मेसोपोटामिया की मिट्टी बेहद उपजाऊ थी, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि बिना पानी के उपजाऊ मिट्टी भी बंजर हो जाती है। और टिग्रिस व यूफ्रेटिस की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इनका पानी कभी बहुत ज्यादा होता था और कभी बिल्कुल नहीं, यानी या तो बाढ़ या सूखा। और यही इंसान के सामने सबसे कठिन चुनौती आई। क्या वो इस अनिश्चितता को स्वीकार करे या इसे नियंत्रित करने की कोशिश करे? और इंसान ने वही किया जो उसे इंसान बनाता है। उसने जोखिम उठाया। सबसे पहले छोटी छोटी नहरें बनाई गईं, मिट्टी खोदी गई, पानी को खेतों की ओर मोड़ा गया। यह काम किसी एक व्यक्ति का नहीं था, पूरे समुदाय को साथ आना पड़ा। और यहीं से सामूहिक श्रम की शुरुआत हुई। अब यह तय करना जरूरी हो गया कि कौन कब काम करेगा, किसे कितना पानी मिलेगा, और अगर झगड़ा हुआ तो फैसला कौन करेगा। और यहीं से नियम, व्यवस्था और सत्ता का जन्म हुआ, क्योंकि सिंचाई सिर्फ तकनीक नहीं थी, वह नियंत्रण थी। धीरे धीरे इंसान ने यह महसूस किया कि खेती उसे सिर्फ भोजन नहीं बल्कि समय भी देती है।
अब हर दिन शिकार के पीछे भागना जरूरी नहीं था। अब वह बीज बोकर इंतजार कर सकता था, और यही इंतजार इंसान को सोचने का समय देता है। वो भविष्य की योजना बनाने लगा। उसने भंडारण शुरू किया, अनाज के गोदाम बने, और पहली बार इंसान ने सरप्लस यानी अतिरिक्त उत्पादन का अनुभव किया। लेकिन यहीं एक रिटेंशन सवाल उठता है। जब किसी के पास जरूरत से ज्यादा होता है तो क्या वह उसे बांटता है या उस पर कब्जा करता है? अतिरिक्त अनाज ने समाज को बदल दिया। अब हर इंसान किसान नहीं रहा। कुछ लोग पुजारी बने, कुछ सैनिक, कुछ कारीगर और कुछ प्रशासक, और यहीं से समाज वर्गों में बंटना शुरू हुआ। खेती की यह सफलता अपने साथ असमानता भी लेकर आई, क्योंकि जिनके पास जमीन और पानी का नियंत्रण था वही ताकतवर बन गए, और जिनके पास सिर्फ मेहनत थी वे नीचे रह गए। और यह फर्क धीरे धीरे स्थायी बनता चला गया। मेसोपोटामिया में मुख्य फसलें थीं जौ और गेहूं, क्योंकि ये सूखे और नम दोनों हालात में टिक सकती थीं। खजूर के पेड़ जीवन रेखा बन गए, क्योंकि उनसे भोजन मिलता था, मीठा रस मिलता था, शराब मिलती थी, लकड़ी मिलती थी और छाया मिलती थी। कई तख्तियों में खजूर के बागों का विस्तार से जिक्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह सिर्फ खेती नहीं बल्कि रणनीतिक संसाधन था। और यहीं से कृषि सिर्फ जीवन नहीं बल्कि राजनीति भी बन गई। खेती के साथ पशुपालन भी विकसित हुआ। बैल हल खींचते थे, गाय और भेड़ दूध देती थी, बकरियां और सूअर मांस का स्रोत थे, ऊंट और गधे लंबी दूरी तक अनाज और सामान ढोने लगे। यानी खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक बन गए। और यही वह सिस्टम था जिसने शहरों को जिंदा रखा। लेकिन इस सिस्टम की एक कमजोरी भी थी। यह पूरी तरह नदियों पर निर्भर था। बार बार की सिंचाई से धीरे धीरे मिट्टी में नमक जमा होने लगा। शुरुआत में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फसल अभी भी उग रही थी। लेकिन समय के साथ पैदावार घटने लगी, खेत बंजर होने लगे और जौ की जगह केवल कमजोर फसलें उगने लगीं। और यही एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल हुई। इंसान ने समस्या को समझने की बजाय जमीन पर और दबाव डाल दिया, और यही गलती आगे चलकर पूरी सभ्यता को भारी पड़ी। खेती सिर्फ तकनीकी काम नहीं थी, यह धार्मिक भी थी। हर फसल बोने से पहले देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। एनलिल और एनकी जैसे देवताओं को खेतों का रक्षक माना जाता था। लोगों को विश्वास था कि अगर देवता नाराज हो गए तो पूरी फसल नष्ट हो सकती है। इसलिए कृषि उत्सव, बलि और पूजा आम जीवन का हिस्सा थे। और यहाँ एक दिलचस्प समानता दिखती है। जैसे भारत में आज भी किसान फसल से पहले और बाद में त्योहार मनाते हैं। अब जरा सोचिए, जब शहर बढ़ने लगे और आबादी बढ़ी तो खेती का दबाव कितना बढ़ गया होगा। हर साल ज्यादा अनाज चाहिए था, ज्यादा पानी चाहिए था और ज्यादा मजदूर चाहिए थे। और यहीं से किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि सिस्टम का बोझ उठाने वाला बन गया। कर बढ़े, मंदिरों और राजाओं के लिए अनाज देना अनिवार्य हुआ, और खेती जो कभी स्वतंत्रता का रास्ता थी धीरे धीरे मजबूरी बनती चली गई। और यहीं इस अध्याय का सबसे बड़ा रिटेंशन पॉइंट आता है। मेसोपोटामिया ने इंसान को यह सिखाया कि तकनीक और नियंत्रण अगर संतुलन में ना हो तो वही ताकत विनाश बन जाती है। सिंचाई ने सभ्यता को जन्म दिया, लेकिन उसी सिंचाई ने उसकी नींव को धीरे धीरे खोखला भी कर दिया। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो अब आप समझ चुके हैं कि खेती सिर्फ खेतों की कहानी नहीं है, यह शक्ति की कहानी है, समाज की कहानी है और भविष्य की कहानी है। जब खेती ने इंसान को स्थायी भोजन दे दिया, तब अगला सवाल अपने आप खड़ा हो गया। अब इस बढ़ती आबादी को कैसे संभाला जाए? क्योंकि जैसे जैसे खेतों में अनाज बढ़ा, वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। छोटे छोटे गांव अब इतने बड़े हो चुके थे कि हर कोई एक दूसरे को जानता तक नहीं था। और यहीं से इंसान के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, गांव से शहर बनने का अध्याय। लेकिन शहर बनना सिर्फ घरों की संख्या बढ़ना नहीं था,
यह सोच का बदलाव था, सत्ता का बदलाव था और समाज के पूरी तरह बदल जाने की कहानी थी। गांव में जीवन सरल था, लोग एक दूसरे पर निर्भर थे, फैसले मिल बैठकर होते थे और ज्यादातर लोग एक सा काम करते थे। लेकिन जैसे ही आबादी बढ़ी, यह व्यवस्था टूटने लगी। अब यह तय करना जरूरी हो गया कि किसका खेत कहां होगा, किसे पानी पहले मिलेगा, अनाज कहां जमा होगा और अगर कोई नियम तोड़े तो सजा कौन देगा। और यहीं से पहली बार प्रशासन की जरूरत पड़ी, क्योंकि बिना नियंत्रण के भीड़ सिर्फ भीड़ होती है, समाज नहीं। धीरे धीरे कुछ स्थान ऐसे बने जहां अनाज का भंडारण होने लगा, व्यापार होने लगा और धार्मिक गतिविधियां केंद्रित होने लगीं। यह स्थान गांवों से अलग थे। यहां लोग सिर्फ खेती नहीं करते थे, बल्कि योजना बनाते थे, हिसाब रखते थे और आदेश देते थे। और यहीं से जन्म हुआ शहर का एक ऐसा स्थान जो सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि सत्ता का केंद्र था। मेसोपोटामिया में इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण था उरुक। आज से लगभग 5000 साल पहले उरुक एक साधारण बस्ती नहीं, बल्कि दुनिया का पहला वास्तविक शहर बना। यहां हजारों लोग रहते थे, ऊंचे जिगुराट मंदिर थे, चौड़ी सड़कें थीं और चारों ओर दीवारें थीं। लेकिन इन दीवारों का मतलब सिर्फ सुरक्षा नहीं था, यह एक मानसिक सीमा भी थी, यह बताने के लिए कि शहर के अंदर रहने वाला इंसान अलग है। और शायद ऊपर भी, शहर के भीतर जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब लोग सिर्फ किसान नहीं थे, कोई कारीगर था, कोई व्यापारी, कोई सैनिक और कोई पुजारी। काम बढ़ चुके थे और यही बंटवारा शहर की ताकत भी था और उसकी कमजोरी भी, क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ते गए वैसे वैसे इंसान एक दूसरे पर निर्भर होता गया। और इस निर्भरता को नियंत्रित करने के लिए नियम और कानून जरूरी हो गए। यहां एक रिटेंशन सवाल उठता है, जब इंसान सुरक्षा के बदले आजादी छोड़ता है तो क्या वह सच में सुरक्षित हो जाता है या सिर्फ नियंत्रित? क्योंकि शहरों में रहने वाला इंसान अब दीवारों के भीतर तो सुरक्षित था, लेकिन नियमों, करों और आदेशों के भीतर कैद भी था। शहरों का एक और बड़ा पहलू था धर्म। गांव में पूजा व्यक्तिगत थी, लेकिन शहर में धर्म संस्थान बन गया। जिगुराट सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि शक्ति के प्रतीक थे। जितना ऊंचा मंदिर, उतना बड़ा देवता और उतनी ही शक्तिशाली सत्ता। लोग मानते थे कि देवता ऊपर रहते हैं और इंसान नीचे। और यह सोच समाज के हर स्तर में उतर गई। शहरों में पहली बार स्थायी सेना की जरूरत पड़ी, क्योंकि अब बचाने के लिए सिर्फ जान नहीं, बल्कि अनाज के भंडार, मंदिर और सत्ता थी। दीवारें बनाई गई, हथियार रखे गए और सैनिकों को प्रशिक्षित किया गया। और यहीं से युद्ध सिर्फ आत्मरक्षा नहीं, बल्कि विस्तार का साधन बन गया। शहर राज्य एक दूसरे से टकराने लगे, पानी के लिए, जमीन के लिए और व्यापार मार्गों के लिए। जैसे जैसे शहर अमीर होते गए, वैसे वैसे गांव और शहरों के बीच की दूरी बढ़ती गई। गांव अनाज पैदा करता था और शहर उसे नियंत्रित करता था। किसान मेहनत करता था और शहर टैक्स लेता था। और यहीं से आम इंसान और सत्ता के बीच वो खाई बनी, जो आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। उरुक के बाद उर, लगश और निपुर जैसे शहर उभरे। हर शहर का अपना देवता, अपना राजा और अपने नियम थे, लेकिन सभी में एक बात समान थी, सत्ता ऊपर थी और आम आदमी नीचे। और जैसे जैसे शहर बड़े होते गए, यह अंतर और गहरा होता चला गया। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझनी जरूरी है। शहर सिर्फ सभ्यता का शिखर नहीं होते, वे उसकी परीक्षा भी होते हैं। क्योंकि शहर में संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन इच्छाएं असीमित। और यही असंतुलन धीरे धीरे तनाव, अपराध और विद्रोह को जन्म देता है। इतिहास की तख्तियों में ऐसे कई संकेत मिलते हैं कि लोग करों से परेशान थे, जबरन मजदूरी से परेशान थे, असमानता से परेशान थे। और यहीं इस अध्याय का सबसे गहरा रिटेंशन पॉइंट आता है। शहरों ने इंसान को यह सिखाया
कि व्यवस्था के बिना भीड़ खतरनाक है, लेकिन अति व्यवस्था इंसान को घुटन में डाल देती है। और मेसोपोटामिया के शहर इसी संतुलन को साधने की कोशिश में आगे बढ़ते रहे। तो यही थी इंसान की उस पहली यात्रा की शुरुआत, जहां एक भटकता हुआ शिकारी धीरे धीरे किसान बना, जहां नदियां सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन और सत्ता की धारा बन गई, और जहां लेखन, नियम और व्यवस्था ने इंसान को पहली बार एक समाज में बांध दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी व्यवस्था के भीतर जन्म लेते हैं राजा, साम्राज्य, युद्ध, देवताओं का भय और सत्ता का असली खेल, जिसे समझे बिना मेसोपोटामिया की कहानी अधूरी रह जाती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे इन्हीं शहरों से उठे महान राजा, कैसे कानून शक्ति में बदला और कैसे एक सभ्यता अपने ही फैसलों के बोझ तले झुकने लगी। अगर आपको ऐसी गहरी रिसर्च आधारित कहानियां पसंद हैं तो इस सफर को यहीं मत रोकिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह आज और आने वाले कल की चेतावनी भी है। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मेसोपोटामिया की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोचक लगा, और अगले भाग के लिए कमेंट में लिखें पार्ट 2।